नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। देश आजादी का जश्न मना रहा है, हर ओर खुशहाली है। इसी आजादी के जश्न में कुछ ऐसे भी देशभक्त हैं जो बड़ी खामोशी से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी मेहनत में इतनी खामोशी है कि उनकी सफलता का शोर चारों ओर सुनाई पड़ रहा। इस आजादी के जश्न में हम आपको देश के कुछ ऐसे ही परवानों से मिलवाएंगे जो तन मन धन से देश की सेवा में जुटे हुए हैं। जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। ऐसे ही सुनहरे भविष्य को साकार करने के लिए देश में कुछ लोगों ने चुपचाप सामाजिक सेवा का बीड़ा उठाया है। ऐसे ही कुछ आजादी के परवानों से हम आपको मिलवाएंगे जो देश की सेवा में अपना समर्पित योगदान दे रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत ने बुंदेलखंड का नाम खूब रोशन किया। बहादुरी की मिसाल और हॉकी खेल के जादूगर की जन्मस्थली झांसी में इन दिनों एक नन्ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का जादू लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इसका नाम है लगना लाक्षकार। महज 10 साल की उम्र में लगन जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, तैराकी, ताइक्वांडो, लाठी चलाना जैसे 8 खेलों का एक साथ अभ्यास करती है। वो अब तक देश विदेश की प्रतियोगिताओं में 26 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। गेम खेलती हूँ, योगा, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो, जीत कोंडो, कराटे, स्विमिंग। आपने कितने गोल्ड मेडल जीते अब तक? मैंने अभी तक इंडिया में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये दोनों अपने इंडिया से बाहर हैं। लगन के जन्म के वक्त परिवार के कुछ सदस्यों को बेटी का जन्म लेना अच्छा नहीं लगा, लेकिन माता पिता के साथ और कड़ी मेहनत ने लगन को लिटिल चैंपियन बना दिया। देश को लगन से उम्मीद है कि एक दिन वो ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड जीत कर लाएंगे। जज्बा हो, लगन हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। ये सच साबित कर दिखाया है मेरठ की रहने वाली ज्योति सिंह ने। ज्योति एक कंपनी में एचआर मैनेजर थी। एक दिन उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनी। उसे सुनने के बाद उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ करने का मन बना लिया। पीएम मोदी ने मन की बात में मधुमक्खी पालन का जिक्र किया था, लिहाजा ज्योति ने भी मधुमक्खी पालन का काम शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने मुद्रा योजना के तहत 3 लाख लोन लिया और काम शुरू कर दिया। पहले लोगों ने ज्योति की हंसी उड़ाई, लेकिन धीरे धीरे ज्योति ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। आज ज्योति अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। उसी फ्रस्ट्रेशन में जब मैं एक दिन घर आई तो शाम का टाइम था और आपका क्या बोलते हैं मन की बात चल रहा था उस लाइक के ये है, तो उसके अंदर 15 मिनट्स ऑलमोस्ट उसको बार बार दिखाया बी कीपिंग को लेके कि प्रधानमंत्री ने काफ़ी कंसंट्रेशन किया है उस चीज़ को। मैंने फिर रात को सोते समय उस बारे में पढ़ा। जब पढ़ा मैंने तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड लगा, ये पैटर्न बहुत इंटरेस्टेड था। फिर मैंने उसके बारे में और पढ़ा, इंडिया में क्या स्कोप है। ठीक है, तो इंडिया में मैंने देखा कि उतना ज़्यादा स्कोप, मतलब इंडिया 5th नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में हनी सप्लाई में। हाँ, लेकिन उसके बावजूद एकदम बेसिक पैटर्न चल रहे थे। फिर मैंने इसके बारे में और पढ़ा, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की वेबसाइट से जुड़ी, फेसबुक पे कुछ बी कीपर्स थे फॉरेन के, उनसे मैं मिली, मतलब उससे वीडियो चैट वगैरह होता था, काफ़ी कुछ जाना। तो फिर मालूम चला कि इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। आज ज्योति दूसरों के लिए भी एक मिसाल है और पूरे इलाके के लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का संदेश दे रही है। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं, उस पड़ाव से अपने करियर की शुरुआत करने वाली वयोवृद्ध निशानेबाज दादी चंद्रो तोमर और प्रकाशो तोमर जिंदादिली की अनोखी मिसाल है। बागपत की उम्रदराज ये दोनों निशानेबाज आज फलक का सितारा है, जिन्हें खेल जगत की 100 हस्तियों में महिला अचीवर्स का अवार्ड मिल चुका है। आज सैकड़ों निशानेबाज इन दादियों से प्रेरणा लेकर अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। जहां दादी भी इन्हें निशाना साधना सिखा रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण समेत कई पदक झटकने वाली ये दोनों दादियां जिंदादिली की मिसाल है। जब इन्होंने निशानेबाजी शुरू की तो लोगों ने हंसी उड़ाई। इनको समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने साबित कर दिया कि वाकई बेटियां बेटों से कम नहीं। फिर मेरा अखबार आ गया, अखबार भी मैंने खो लिया। पढ़ना लिखना जानू नहीं थी। वो मेरी दुरानी का लड़का कहने का, माँ वो अखबार दिखाइए। मैं भाई मैं मजा नहीं पा रहा।
अगर यार तो गांव में नाम हो रहा वो फिर वो दिखा दिया। बस भाई फिर मैं सबको अब मजा ऐसी लगन लगी, अब मैं सबको बुलाती फिरी। बागपत की ये शूटर दादियों को सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश की कई बड़ी हस्तियां सम्मानित कर चुकी हैं। इन पर पूरे देश को नाज है। अब बात बाराबंकी के उस आदर्श गांव की जो एक मिसाल बन चुका है। ये है बाराबंकी का चंदवारा गांव। यहाँ की महिला प्रधान प्रकाशनी जायसवाल ने अपनी मेहनत से महिलाओं और बेटियों को उनका हक दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की है। साफ सफाई, सीसीटीवी, मॉल, स्कूल, वाईफाई सब इस गांव में है और ये संभव हो पाया है प्रकाशनी जायसवाल के प्रयासों के चलते। ग्राम प्रधान की मेहनत से कराए गए अब तक के कामों की चर्चा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक है और वो ग्राम प्रधान प्रकाशनी जायसवाल को सम्मानित भी कर चुके हैं। प्रकाशनी जायसवाल का कहना है कि उनका मकसद महिलाओं को उनका असल हक दिलाना है, जिससे वो समाज में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। हमारा भारत आज़ाद तो हो गया है, लेकिन 72 साल हो गए आज़ाद होते, आज 73वां साल हो रहा है। लेकिन आज भी देखा जाए तो हमारी ना महिलाएं आज़ाद हैं, ना हमारी बच्चियां आज़ाद हैं। हम इसी पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आज भी हमारी महिलाएं आज़ाद हो जाएं और बच्चियां भी आज़ाद हो जाएं। प्रकाशनी जायसवाल ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद गांव के विकास का खाका खींचकर योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अपने गांव का विकास किया। उन्होंने बताया कि उनका सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर रहता है। प्रकाशनी जायसवाल ने कर्मठता की वो नजीर पेश की है जिस पर आज पूरे देश को उन पर गर्व है। तो पूरे देश को ऐसी महिलाओं पर गर्व है और हम भी ऐसी महिलाओं को सलाम करते हैं। एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लिया। किसी ने समाज को नेत्र दान के लिए प्रेरित किया, किसी ने गरीब स्लम के बच्चों की जिंदगी में नया उजाला भर दिया। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना शोर किए अपना काम कर रहे हैं। नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी ना सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा ही लगे। ऐसी ही एक उजालों भरी रोशन सुबह दी सरदार गुरविंदर सिंह ने, जिनके भाई की एक बार आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों की मेहनत से गुरविंदर सिंह के भाई की जिंदगी में एक बार फिर रंग लौट आए। इस घटना के बाद गुरविंदर ने ठान लिया वो नेत्रहीन लोगों की जिंदगी में रोशनी के रंग वापस लेकर आएंगे। साल 2000 से उन्होंने लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया और अब साल 2019 तक उन्होंने अपनी इस मुहिम से 1900 लोगों की जिंदगी दोबारा रोशन कर दी। भारत में नेत्रहीनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने नेत्रदान हो रहे हैं आज भी नाकाफी हैं। आज भी 30,000 करीब नेत्रदान मिल रहे हैं और जबकि 42-43 लाख लोग नेत्रहीन हैं भारत में। तो इसकी ज़रूरत थी, उसको महसूस किया और हम लोग ने लोगों से जब भी जहाँ जाते थे नेत्रदान के बारे में प्रचार करते थे, उनसे कहते थे नेत्रदान कराओ। लगभग हम लोगों ने अब तक 1900 नेत्रदान करा दिए हैं साहब। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली के इस शेर को गाजियाबाद के सुशील बड़े ही शिद्दत से साकार किया है। पेशे से रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुशील यहाँ स्लम में रहने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। उन्हें मुफ्त में किताबें, कॉपी, पेन और यहाँ तक कि ड्रेस भी देते हैं। उनकी मेहनत का परिणाम यह है कि अब शहर के कई युवा और अच्छे पेशे से जुड़े लोग सुशील का इस काम में हाथ बटा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ऐसे बच्चे जो गरीबी के कारण पढ़ाई से दूर होकर दूसरे कामों में लग जाते थे, वो आज ज्ञान का कहारा सीख रहे हैं। सर देखा जाए तो अपने देश में शिक्षा की कमी है। ज़्यादातर शिक्षा की कमी नहीं है, एक्चुअली शिक्षा तो हर जगह दे रही है, लेकिन जो स्लम एरिया के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, वो क्यों है? क्योंकि उनको सरकारी मतलब पहुंच से दूर है वो एक्चुअली। तो इसी वजह से ऐसे लोगों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में देखा जाए तो जिनको हम क्रिमिनल कहते हैं या चीज़ें कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं इनको नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश का मतलब तरक्की का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि युवा पैसे के पीछे भगते हैं, आपकी सरकारी नौकरी भी है, ऐसे में इस तरह के स्लम के बच्चों को पढ़ाना सेटिस्फेक्शन, मैं कहूँगा सेटिस्फेक्शन। और जितने जो युवा हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट करते ही क्यों है उधर पार्टीज में। अगर ये चीज़ करें, देश की तरक्की होगी, अपने आप ही गर्व महसूस होगा। एक मैच को देख के खुशी होती है, अगर देश तरक्की करेगा तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। कुछ ऐसी ही उजाले से भरी तस्वीर दिखी गोरखपुर में, जहां मित्र प्रकाश नाम के युवा समाज सेवी ने गोरखपुर में सड़क के किनारे बांस के सामान बनाने वाले लोगों का परिवार सोता था, जिसे देखकर प्रकाश का दिल पसीज गया। उन्होंने इन परिवारों के बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि इन परिवारों को घर मिले इसके लिए भी संघर्ष किया।
सबसे पहले पढ़ाने से शुरुआत हुई, उसके बाद से पढ़ाने के बाद से दूसरी समस्या इनके वहाँ कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी। फिर इनको समझा कि भैया कम उम्र में बच्चों की शादी मत करो, उनको रोको। फिर वो धीरे धीरे, फिर सबसे मेन समस्या थी हम लोगों की मकान की, जो सपना पिछले साल हम लोगों का पूरा हो गया और काफ़ी उसके लिए लड़ाई लड़े हम लोग। मकान नहीं था हमारे पास, हमारे बच्चे, हमारे लोग सड़क पे सोते थे। बस पिछले साल हमारी मुलाकात हमारे गोरखपुर के शहर के डीएम पांडियन सर से हुई। अब हमारे लिए वो भगवान है और सबके लिए वो भगवान है। जिस तरह से उन्होंने काम कराया है हमारा उंगली पकड़ के, शायद ही कोई जिलाधिकारी इतना इंटरेस्ट गरीबों में लेके और काम कराता हो। मतलब हमारे लिए वो आज की डेट में भी भगवान है। जो तसल्ली खुशियां बांटने में है वो किसी और काम में नहीं है। यही तसल्ली खोज ली आगरा की हरदेश चौधरी ने और बांट दी खुशियां उन बच्चों में जिनके पास न रहने को घर था, पढ़ने को स्कूल और ना ही किताबें। हरदेश ने जब देखा तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का मन बना लिया, बच्चों के साथ खेली, उनसे बातें की और अब उनकी पढ़ाई की पूरी देखरेख कर रही है। तो मेरी नज़र एक दिन ऐसे बच्चों में पड़ी जो एक बच्चा लोहा पीट रहा था। मुझे लगा इसके हाथ में कलम होनी चाहिए और इसके हाथ में हथौड़ी है, कंधे पे बैग होना चाहिए जो कुल्हाड़ी रखे हुआ है, यानी कि ये लोहे के औजार बना रहा है। तो इस चक्कर में मैंने उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की। तो जब मुलाकात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैडम हम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। 1 साल तक हमने ऑटो के द्वारा बच्चे मंगाए, हर झुग्गी झोपड़ी में जाकर। ऑटो हमारे जब आता था, सुबह जाता था, फिर लेके आता था। इन बच्चों की हमने यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शू, जितनी रिक्वायरमेंट थी स्कूल की अच्छे से बच्चे उनको हमने दिया। 1 साल तक ऑटो से बच्चे आए। फिर लेकिन साथ साथ एरिया बढ़ता गया। हमने पचकुइयाँ, सुल्तानगंज की पुलिया, खंडारी, बालूगंज, इतने एरिया मतलब 1/4 आगरा हमने कवर कर लिया था। तो इस तरह यूपी के ये परवाने आज देश में गरीबी, अशिक्षा से आजादी दिला रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को नई दिशा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये जरूरी नहीं कि देश की मिट्टी की सेवा के लिए सीमा जाकर लड़ाई लड़ी जाए। देश की सेवा उसे और बेहतर बनाकर भी की जा सकती है, समाज को अच्छे के लिए प्रेरित करके भी की जा सकती है, छोटी छोटी कमियों को दूर करके भी किया जा सकता है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हौसले की ऐसी ही मिसाल पेश की है उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले आशुतोष पंत ने। आशुतोष पंत पेशे से डॉक्टर हैं और पिछले 31 साल से वो अपने इलाके को हरा भरा रखने के लिए मुफ्त में पौधे बांटते हैं। पहाड़ों में पानी संचय हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। कहा जाता है पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, इसलिए पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाने का फैसला किया आशुतोष पंत ने। वो अब तक 2,76,000 पौधे मुफ्त में बांट चुके हैं। उनकी इस कोशिश से हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो फिर मैंने सन 96 से जो है लोगों को पौधे गिफ्ट करना शुरू किया। सादर भेंट करता हूँ लोगों को और खुद अपने वेतन से खरीद करके और लोगों को मैं निःशुल्क देता हूँ पौधे, ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे। मैंने अभी तक जो अपने आप खरीद करके जो लोगों को गिफ्ट किए हैं वो 2,76,000 करीब हो चुके हैं इस समय तक। इसमें हम कटहल, तेजपत्ता, आंवला, आम और जो बड़े रीठा वगैरह जो बड़े पेड़ होते हैं ना, जो बड़ी प्रजाति के पेड़ होते हैं, एक तो वो आकार में बड़े हों, दूसरी उनकी उम्र ज़्यादा लंबी हो, तो वो मैं मतलब जो है लोगों को गिफ्ट करता हूँ। तू मेहनत कर इस खामोशी से कि तेरी कामयाबी शोर मचा दे। कुछ ऐसा ही जुनून रुद्रप्रयाग जिले के कोट मल्ला गांव के जगत सिंह जंगली में भी दिखा। पहले सीमा पर डटकर देश की सरहदों की निगहबानी की, दुश्मनों के दांत खट्टे किए जगत सिंह जंगली ने बंजर जमीन को अपनी अथक मेहनत से हरे भरे जंगल में बदल दिया। कोट मल्ला गांव के पास 1.5 एकड़ बंजर जमीन में जगत सिंह ने 1974 में पेड़ लगाने शुरू किए थे, जो आज वन में तब्दील हो गया है, जहां करीब 100 से ज्यादा प्रजाति वाले 1.5 लाख पेड़ पौधे हैं। खास बात ये भी कि जगत सिंह जंगली को बीएसएफ ने पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। अब जब मिश्रित मन बन गया तो फिर मन में आया कि आजीविका भी चाहिए, तो उसी के बीच मैंने छोटे छोटे पेड़ों के बीच ट्रैक्स करके वहाँ पर खेती भी की। माना अदरक, हल्दी, इलायची, जड़ी बूटियों का लगाना शुरू किया। बहुत कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन प्रारंभ किया और उसके बाद फिर मैं
जड़ी बूटियों पर आ गया कि जड़ी बूटियाँ भी उगानी चाहिए। घास खूब हो गई, पेड़ बड़े होने लग गए और करते करते 19 साल हो गए, जंगल से बाहर नहीं निकला। बस 19 साल के बाद पहली बार जब पर्यावरण शब्द आने लग गया था तो एक गोष्ठी हुई। हमारे एक हाई स्कूल थे लदोली, आज वो इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पर जो सोशल वर्कर थे उन्होंने और वहाँ के प्रधानाचार्य ने सब ने मिल करके मुझे एक सर्टिफिकेट दिया। और उस सर्टिफिकेट क्या था कि आज हम उनको जंगली की उपाधि से सम्मानित करते हैं और हम जंगली बन गए। थाम ले बिजली बादल की और थाम ले ये तूफान, मेहनत की तू शक्ति से पूरे कर अपने अरमान। टिहरी जिले में रहने वाले 66 साल के विजय जड़धारी भी देशभक्ति का अरमान पूरा करने में जुटे हुए हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े रहे जड़धारी ने विलुप्त हो रही प्रजाति के बीजों को बचाने की मुहिम शुरू की। पहाड़ के पारंपरिक बीजों का संकलन कर इन्हें बोया और खेती की। जड़धारी ने 350 धान की प्रजातियां खोजी, गेहूं की 30 से 32 प्रजातियों को ढूंढा। इसी तरह जौ, मंडुआ, झंगोरा और लोबिया की कई तरह की प्रजातियों को बचाया। विभिन्न फसलों और फलों की 400 से 500 प्रजातियों को संकलित किया। उनकी इस मुहिम के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विजय का मानना है कि देश कृषि प्रधान है तो राष्ट्रभक्ति भी कृषि के क्षेत्र में योगदान करके ही की जा सकती है। बीजों के काम में खेती के जो पारंपरिक खेती है उसमें लग गए। तो बीज बचाओ आंदोलन का एक नारा हमारे दिमाग में रहा। वो नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। जिस सेवा में आनंद मिलता है उस सेवा के आगे सभी ऐशो आराम और पैसा तुच्छ है। बापू के ये शब्द डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चाहारी बाबा ने अपने जीवन में अपना लिए हैं। पहाड़ में कुष्ठ रोगियों के इलाज का बीड़ा उठाए कच्चाहारी बाबा आज 85 साल की उम्र में भी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। 1975 से लेकर आज तक इन्होंने कुष्ठ रोग के खात्मे को खुद का मिशन बना डाला, जो रिटायरमेंट के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। खास बात यह है कि कच्चाहारी बाबा चारों वेदों का उर्दू अनुवाद भी कर रहे हैं। और उसके बाद जब काम आरंभ किया गया तो मालूम है क्या हुआ? होते होते 10,000 में, यानी कि 5-6 साल में ही 10,000 में एक ही रह गए और होते होते यहाँ पर शून्य हो गया। अब यहाँ पर कोई भी कुष्ठ रोगी नहीं मिलेगी। कुछ और तमन्ना नहीं है मेरे दिल में, बस जैसा चाहता हूँ वैसा मेरा जहां हो। रुड़की के रहने वाले 50 साल के मोहम्मद हाशिम पिछले 10 सालों से बिल्कुल अलग समाज में एक अलग तरह की सेवा करते चले आ रहे हैं। मोहम्मद हाशिम सिविल अस्पताल में जितने भी लावारिस शव आते हैं उनका अंतिम संस्कार कराते हैं, और वो भी मरने वाला जिस धर्म का था उसके पूरे विधि विधान के साथ। मोहम्मद हाशिम का कहना है कि लावारिस शवों को दफन और अंतिम संस्कार करने का जो भी खर्च आता वो खुद ही करते हैं। एक रोज एक आदमी पड़ा हुआ था सड़क के किनारे, उसके हाथ में कीड़े पड़े हुए थे, उसमें बदबू आ रही थी बहुत सारी, लोग बच रहे थे उससे। मैंने सोचा यार एक इंसान है, एक कौवा भी अगर कहीं मरता है तो 100 कौवे क्या करना है। मेरे दिमाग में ये बात है, मैं उसका इलाज कराने चला गया। 1.5 महीना उसको एडमिट रखा, तब से मेरा ये रुचि बढ़ गई है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, मैं तो सबको भाई मानता हूँ अपने। किस तरह का अगर कोई मरा मिल जाता है उसका अंतिम संस्कार करा जाता हूँ, कोई जिंदा तो इलाज करा जाता हूँ। बात कीजिए, कितना समय हो गया आपको समाज सेवा करते हुए? लगभग 12 साल हो गए। कितने लोगों का? लगभग 12 साल हो गए भाई, ये मेरी टीम है। ये हैं 15 अगस्त के वो परवाने जो तन मन धन से उत्तराखंड की सेवा में जुटे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।